गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, हम आपके लिए उतना ही प्यार देंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। जो भी छात्र रांची जैसे शहरों में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आगे रहने के लिए, पढ़ने के लिए, साथ ही बड़े बड़े फीस देने के लिए, तो हम उन छात्रों के लिए इस तरह की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जिसके माध्यम से वो जेएसएससी और साथ में उत्पाद सिपाही और इसके अलावा जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। तो क्लास की हम शुरुआत करते हैं और हमने पिछले क्लास में मूल अधिकार को देख लिया था, फंडामेंटल राइट्स को देख लिया था, जो कि भाग 3 में था। 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक था। हमने ये भी देखा था कि उससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है भारतीय संविधान का पार्ट 4 में दिया गया है इसे, और ये इसका जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर के 51 तक है। देखिए, डीपीएसपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप जैसे कि जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसे हम जो हमें केंद्र सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके कस्टोडियन के रूप में या गार्जियन के रूप में हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। अगर हमारा कोई राइट्स वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सरकार के पास इतनी ज़्यादा काबिलियत नहीं थी, इतनी ज़्यादा पैसे नहीं थे, इतने ज़्यादा धन नहीं थे कि वो हर प्रकार के राइट्स अपने जो समाज है, समाज के लोग हैं, उनको दे सके। इसीलिए जब संविधान बन रहा था तो 2 प्रकार के राइट्स दिखाया गया, और ये 2 प्रकार के राइट्स जो बताया गया था ये बीएन राव के द्वारा बताया गया था। ठीक है, बीएन राव ने सजेशन दिया कि हमें 2 प्रकार के राइट्स रखने चाहिए। ये कौन कौन से राइट्स हैं? तो उन्होंने कहा कि एक वैसा राइट होना चाहिए, एक वैसा अधिकार होना चाहिए जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित न किया जा सके, और दूसरे वे अधिकार होंगे जिसे हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय होगा। एक जो राइट हुआ वो इन्फोर्सेबल हुआ, और दूसरा जो होगा जिसे हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो राइट्स क्या हुए, अनइन्फोर्सेबल हुए। तो सर बीएन राव ने 2 प्रकार के राइट्स का सजेशन दिया। एक दिया वैसे राइट्स दिए जिसे हम न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और दूसरा वो राइट जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं उसे शामिल किया गया भाग 3 में, जिसे हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार के रूप में। भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में पढ़ते हैं, जो हमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पढ़ना होता है। और उसमें जब मूल अधिकार बना था, मूल संविधान जो था, उस समय निम्नलिखित 7 अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में किया गया क्या, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके एक वैधानिक कानून बना दिया गया, और उसे आर्टिकल 300 का के तहत रख दिया गया, और उसे संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटा करके वैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब देखिए, वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो ये वही मौलिक अधिकार हैं जिसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है ये बीएन राव ने बताया कि उसे हम किस में रखेंगे, डीपीएस में रखेंगे। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है, हम आगे सब चीज़ देखेंगे। इसका रीज़न ये था कि जब संविधान बन रहा था तो सरकार के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति नहीं थी कि वो समाज कल्याण के लिए मौलिक अधिकार बना सके और सभी को मौलिक अधिकार में शामिल कर सके, और सभी को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक
सहायता कर सके और इन सब को मौलिक अधिकार के तहत सहायता किया जा सके। इसीलिए जो संविधानवेद थे, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम दो प्रकार के मौलिक अधिकार रखेंगे, एक डीपीएसपी हो जाएगा और दूसरा फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। तो डीपीएसपी वे मौलिक अधिकार हो गए जो किसको सौंपा जाएगा, ये राज्य को सौंपा जाएगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि जितना हो सके राज्य से डीपीएसपी के तहत समाज कल्याण का काम करे, वेलफेयर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आगे हम इसका देखेंगे कि इसका एम भी क्या है, वेलफेयर ऑफ स्टेट्स है। ये क्या कहता है, तो कहता है कि राज्य का कल्याण होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब डीपीएसपी से ही प्रेरित है। आई होप कि यहाँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी का थीम क्या है, डीपीएसपी की शुरुआत कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। क्लियर है? तो हमें क्या पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या पढ़ना है। तो पहले हमें जो पढ़ना है वो है हमारा संवैधानिक उपबंध नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, विभिन्न विचारकों तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार। तो हम जानेंगे कि कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा था। उन्होंने उनके अनुसार नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी क्या थे, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, वो सारा हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। साथ ही हम देखेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, जैसे गांधीवादी है, समाजवादी है और उदारवादी है। तो ये 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। कौन से आर्टिकल किस में रखा गया है इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए गए संशोधन। तो जो भी डीपीएसपी से रिलेटेड संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, संविधान के अन्य भागों में उल्लेखित निर्देशक तत्व, क्या कोई ऐसा आर्टिकल है संविधान में जो हमें ये प्रतीत होता है कि ये कहाँ से लिया गया है, ये नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है, तो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। निर्देशक तत्वों की आलोचना, अब इसमें भी हम डिस्कस करेंगे इसकी आलोचना कहीं की गई है क्या। फिर हम देखेंगे कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में टकराव कैसे कैसे होता है, या फिर अगर दोनों के बीच में टकराव होता है तो वरीयता किसे दिया जाएगा, ऊपर किसे रखा जाएगा और नीचे किसे रखा जाएगा, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसीलिए न्यायालय में हमेशा वरीयता किसको दिया जाता है, आपके मूल अधिकार को दिया जाता है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, और लास्ट में हम देखेंगे कि इन दोनों जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उन सब के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या है हमारे लिए जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी की संकल्पना 1937 में निर्मित आयरलैंड संविधान से लिया गया है। तो जो डीपीएसपी हमारे संविधान में ऐड किया गया है वो बोरो किया गया है आयरलैंड से, और ये 1937 में जब आयरलैंड का संविधान बना था तो वहाँ से इसे बोरो किया गया था। अब सवाल ये होता है कि आयरलैंड ने किसी से लिया था क्या, तो जी हाँ, आयरलैंड ने स्पेन से इसे बोरो किया था और आयरलैंड से हमने इसे बोरो किया था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं। ठीक है, कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट, ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स संविधान की क्या है, मूल आत्मा है। ये बताते हैं, ये ग्रेट सॉल है, मूल आत्मा है किसकी, भारतीय संविधान की। फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स संविधान की क्या है, दर्शन और आत्मा है। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि जो डीपीएसपी है ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसे बताया गया है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। हम जैसे कि जानते हैं कि डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो है वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, समाज का कल्याण करना, राज्य का कल्याण करना। और ये किसकी जिम्मेवारी होगी, ये राज्य की जिम्मेवारी होगी कि वो किस प्रकार से अपने राज्य का कल्याण करता है, अपने समाज का कल्याण करता है, अपने लोगों का कल्याण करता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पेशल जो राज्य होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राज्य के द्वारा बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। अपने जो लोग होते हैं, जनता होती है, उसको रिजर्वेशन देने के लिए लाया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इवन हम जितने भी केंद्र सरकार के प्रोग्राम्स हैं वो सारा यहीं से इंस्पिरेशन लिया गया है, डीपीएसपी से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व राज्य और नैतिक बाध्यता आरोपित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डीपीएसपी मेनली किस पे फोकस होता है, तो सामाजिक और आर्थिक कैसा विकास करना चाहता है, सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहता है। इनकी प्रकृति सकारात्मक है जबकि मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डीपीएसपी है इसका जो मूल कैसा है, तो इसका मूल सकारात्मक है और फंडामेंटल्स का राइट्स का जो मूल है वो निगेटिव है, नकारात्मक है। क्लियर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार के पूरक हैं और उनका उद्देश्य भाग 3 मूल अधिकार में अनुपस्थित सामाजिक आर्थिक अधिकारों की प्रतिपूर्ति करना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की प्रतिपूर्ति करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्लियर, मामला कब आया था, 1967 में। इस तरह के वाद पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ये कब आया था, किससे संबंधित था, तो आप एक वाद याद रखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में ये बोला गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी मूल अधिकार को क्या दिया जा रहा है, वरीयता दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर आप डीपीएसपी को लागू करना चाहते हैं तो आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर आया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया और इसमें क्या बोला गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला बेड रॉक है और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक है। तो अगेन मिनर्वा मिल्स क्या कहता है 1980 में कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच क्या है, सामंजस्य है और संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला, ये दोनों क्या है, बेड रॉक है। अब दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। फिर एक केस हम देख रहे हैं, सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ने क्या कहा था। ये जो संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सिफारिश की थी कि व्यक्तिगत अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। एक क्या होना चाहिए,
इन्फोर्सेबल होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए, अनइन्फोर्सेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि सर BN राव ने बोला था कि मूल अधिकारों को दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक जो मूल अधिकार होगा वो इन्फोर्सेबल होगा, जिसे हम मूल अधिकार बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा, अनइन्फोर्सेबल होगा, उसे हम DPSP के तौर पे देखते हैं, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और ये इन्होंने जो सजेशन दिया था उसे प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया था। आप नीचे कमेंट में बताएं कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे और इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ DPSP। DPSP की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिश करने के लिए, निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के समान। DPSP एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनसे रिलेटेड क्या करेगा, ये इनसे रिलेटेड बताएगा कि समाज का कैसे कल्याण करना है, वेलफेयर कैसे करना है। DPSP लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कराता है। तो हमने आपको जैसे बताया कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, ना कि पुलिस राज्य का। पुलिस राज्य का हमें पुलिस राज्य की स्थापना नहीं करनी है, हमें किसकी स्थापना करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। DPSP का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को साकारता है। क्लियर है। तो DPSP क्या कहता है, DPSP जो प्रस्तावना है, हम जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है, परिचय पत्र है, और इसी में जो शामिल वर्ड है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये क्या है, इसी से DPSP इसी को उद्देश्य मानते हुए चलता है कि हमें इसे क्या करना है, आगे बढ़ाना है। किसको, न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को और बंधुत्व को। DPSP गैर न्यायोचित या वाद्य योग्य नहीं है, गैर न्यायोचित या वाद्य योग्य नहीं है, अर्थात इन लागू करवाने हेतु इनके उल्लंघन पर अदालत में वाद दायर नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि आपको किसी राज्य ने आपको कुछ हक नहीं दिया, तो आप ये जाकर के कोर्ट में नहीं बोल सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर वो चीज़ें किससे संबंधित है, समान वेतन, इस तरह की चीज़ें जो आर्टिकल में दिया गया है उससे संबंधित है, तो आप उस पर पे जा सकते हैं। लेकिन DPSP से संबंधित कुछ ऐसा चीज़ है, उस पे आप दावा करने के लिए आप कहाँ नहीं जा सकते हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जबकि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी DPSP से संबंधित अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप अदालत जाने के लिए नहीं जा सकते हैं, आप अदालत। ठीक है। DPSP किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालत की मदद करते हैं। उच्चतम न्यायालय यदि कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, तो उसे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 के तर्कसंगत होना चाहिए। अगर यदि कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, तो वो किसके तर्कसंगत होना चाहिए, आर्टिकल 14 और 19 के तर्कसंगत होना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में। डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP ना। अब हम बात कर रहे हैं DPSP का वर्गीकरण। DPSP का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हम जानते हैं कि DPSP को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका समाजवादी, दूसरा है आपका गांधीवादी, और तीसरा जो है आपका उदारवादी। ये 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। जो समाजवादी है इसमें आर्टिकल 38, 39, 39 के
39 क, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 47। तो ये सारा किस में दिया हुआ है? समाजवादी में दिया हुआ है। अब दूसरा है आपका गांधीवादी, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48। उसी तरह से उदारवादी में 44, 45, 48, 48 का 49, 50 और 51 दिया हुआ है। इन सब पे हम डिस्कस करेंगे, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन विद्वानों ने सामान्य तौर पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये कौन सा है? समाजवादी है, गांधीवादी है और उदारवादी, उदार बौद्धिक। ठीक है, जैसे हम उदारवादी, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो पहला है समाजवादी, उसके बारे में देखने जा रहे हैं क्या कहता है ये। तो देखिए, समाजवादी, इस वर्ग के डीपीएसपी समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है तथा लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तो इनका लक्ष्य क्या है, एम क्या है? तो इनका एम है सामाजिक और आर्थिक न्याय देना। आर्टिकल 38 जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आएंगे, यहाँ से हर प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो एग्जाम झारखंड रिलेटेड हो या फिर कोई सेंट्रल रिलेटेड एग्जाम हो। इवन आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, इवन आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो भी यहाँ से प्रश्न आने की पूरी तरह से संभावना है। तो कृपया आप इसे अच्छे तरीके से देखें, साथ ही पेन कॉपी साथ में रखें और इसे नोट डाउन भी करें। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 38 कहता क्या है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। तो कैसा न्याय सुनिश्चित करेगा? तो ये न्याय ऐसा होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए और राजनीतिक होना चाहिए। इसके साथ क्या कहता है कि राज्य क्या करेगा? आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधाओं की अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। और ये जो जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो 38 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था को स्थापना हो सके, साथ ही आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को क्या करे? कम करे। और ये किसका दायित्व होगा? ये राज्य प्रयास करेगा इसको। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? तो आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य की नीति को आजीविका के पर्याप्त साधनों को सुनिश्चित करना चाहिए, सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, धन और उत्पादन के साधनों को संकेंद्रण को रोकना है, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। यहाँ ये बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल में समान पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रावधान है, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल आपका है 39। लेकिन ये प्रयास कौन करेगा? ये राज्य प्रयास करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हर जगह संभव नहीं है। ये सिर्फ कहाँ संभव है? ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही संभव है, प्राइवेट सेक्टर में इसे यह संभव नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि छोटी छोटी कंपनियां क्या करती है, महिलाओं को कम वेतन पर रख लिया जाता है। इवन आप देखेंगे स्कूल कॉलेजों में कम वेतन पे महिलाओं को रख लिया जाता है, साथ ही पुरुष को महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाता है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट में नहीं है। ऐसा सरकारी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें ऐसा नहीं है, सरकारी कामों में ऐसा नहीं है। सरकारी कामों में क्या किया जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 में है।
श्रमिकों की शक्ति व बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े उनकी आयु और शक्ति के अनुरूप न हो। अब सपोज कीजिए कोई बहुत कमजोर व्यक्ति है और उससे आप कह रहे हैं कि तुम बोझा ढो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो उससे क्या करेगा, इसको रोकने का प्रयास करेगा। ये राज्य सरकार का दायित्व है। बच्चों के स्वस्थ विकास का अवसर, साथ ही ये भी देखेगा कि जो बच्चे का जो स्वास्थ्य है उसको विकास करने का हमेशा प्रयास करेगा, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे ऐड किया गया था। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 39। ये क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है, 39 क कहता है कि समान न्याय को बढ़ावा देना। कैसा देना? तो समान न्याय, इक्वल जस्टिस, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। और ये कब ऐड किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 39A ऐड किया गया था, और इसमें ये बोला गया कि समान न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। तो आप जानते हैं कि BPL धारकों को राशन दिया जाता है, ठीक है। जो गरीब होते हैं, जो बेलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनको सरकार के द्वारा राशन दिया जाता है, और ये स्टेट के द्वारा दिया जाता है। हर एक जगह अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन ये जो राशन वाला चीज़ है, राशन, अभी हम जानते हैं कि इसे जो केंद्र सरकार है, जो सेंटर है, वन कार्ड वन नेशन करने की प्रयास कर रही है। वन कार्ड वन नेशन, मतलब आपके पास अगर BPL कार्ड है और आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इस राशन कार्ड को दिखा करके मुफ्त राशन ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं आर्टिकल 41, ठीक है। 40 हम देखेंगे किसमें? गांधीवादी वाले में देखेंगे। आर्टिकल 40 हम देखेंगे गांधी वाले में। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं समाजवादी से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं 41 क्या कहता है? 41 क्या कहता है कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी की स्थिति में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो इस प्रकार के अधिकार को किसमें बोला गया है? 41 में क्या बोला जाता है? बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी की स्थिति में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। मतलब अगर कोई गरीब है, कोई बीमार है, तो उसके लिए ऐसे सरकार के द्वारा प्रावधान किया जाएगा जिसके तहत उसका निःशुल्क क्या हो सके, निःशुल्क उसके लिए उसकी स्वास्थ्य जांच हो सके, उसके लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। तो आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल स्टेट हो, इसके द्वारा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि वृद्धावस्था के लिए बहुत सारे वृद्धा आश्रम बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार का दायित्व किसके हाथ में होता है? राज्य और केंद्र दोनों के हाथ में होता है। हम ये भी जानते हैं कि मोस्टली जो प्रोग्राम्स केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, वो सारे कहाँ से इंस्पायर्ड है? DPSP से ही इंस्पायर्ड होकर के चलाए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम वर्ग की न्याय संगत मनोवचित दशाओं का प्रावधान है इसमें। तो 42 क्या कहता है? काम कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान, ये आर्टिकल 42 में कहा गया है। साथ ही इसमें हम एक और चीज देखेंगे, जो मातृत्व शिक्षा है ना, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध भी किया जाएगा। यह भी आर्टिकल 42 में ही दिया गया है। मातृत्व सुरक्षा से संबंधित उपबंध भी किसमें है? ये आर्टिकल 42 में दिया गया है। नेक्स्ट 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। तो आप जानते हैं कि मनरेगा वगैरह इसी के तहत चलाया जाता है। कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का उपयोग सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर को सुनिश्चित करना। तो ये 43
43 आर्टिकल में दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे, बहुत एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी किस आर्टिकल से संबंधित है। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 43A, इसे भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जो 42वें संविधान संशोधन है, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, बहुत सी चीज़ों को ऐड किया गया है, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी देखा जाता है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि अगर कोई बीमारी फैली हुई है तो उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम चलाए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स बनाए। ये सारा किसका काम होगा? ये कर्तव्य होगा राज्य का। पर्यावरण, तो ये भी किसका है? ये कर्तव्य राज्य का है। पोषाहार स्तर, न्यूट्रिशन अगर माल न्यूट्रिशन से कोई पीड़ित है तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनके लिए पोषाहार लाए, पोषाहार जैसी चीज़ों का वितरण करें और उनसे संबंधित जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसे भी लागू करें। नाउ गांधीवादी, हम गांधीवादी से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। डीपीएसपी का ये वर्ग गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पुनर्निर्माण के कार्यक्रम पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, जो जितने भी ये वर्गीकरण किया गया ना, क्लासिफिकेशन किया गया है, ये पहली चीज़ तो किसी भी संविधान में नहीं दिया हुआ है, हमारे संविधान में तो वर्णित नहीं है। ये उन विद्वानों के द्वारा किया गया था, इसे इसलिए किया गया था ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें और इसे 3 भागों में डिवाइड करके इसे अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। तो अनुच्छेद इससे संबंधित है 40, क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन किया जाएगा, बनाया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या होगा? जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना। वहाँ के लोग जुड़ेंगे, ग्राम पंचायत बनेगा, वहाँ के लोग रिलेट होंगे, वहाँ की समस्याएं के बारे में जानकारी मिलेगा, इसीलिए ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कहता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तित्व एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो कुटीर उद्योगों से संबंधित क्या है? अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 43 भी क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। और ये 97वें संशोधन 2011 में इसे ऐड किया गया था। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो जेएसएससी का एग्ज़ाम है उसमें ये जो सब क्लाउज वाला है ना, यहाँ से आने की संभावनाएं बहुत कम है। आप सिर्फ मोटा मोटी याद कीजिएगा कि 40 में क्या है, 43 में क्या है, 42 में है क्या है, इस तरह की चीज़ें। बाकी मैं तो सारा डिस्कस कर ले रहा हूँ। 1-2 बार आप वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं जो गांधीवादी से संबंधित है, वो है आपका 46 क्या कहता है? SC ST समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए कौन प्रयास करेगा? तो ये सरकार प्रयास करेगा। क्या करेगा? SC ST समाज के अन्य कमजोर वर्ग, ठीक है, और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का प्रयास करेगा। ये जो राज्य सरकार है उसका कर्तव्य होगा। क्लियर है? अनुच्छेद 47 क्या कहता है? मादक पेय नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित करें। तो आप जानते हैं कि जैसे बिहार है, बिहार में क्या है? शराबबंदी है। बिहार में शराबबंदी ये इसी आर्टिकल के तहत है, ठीक है, डीपीएसपी के तहत ही इसे बंद किया गया है, क्योंकि ये भी किससे संबंधित है? ये भी समाज कल्याण से संबंधित है।
ऐसा माना जाता था कि जो वहाँ के पुरुष होते थे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे अपनी वाइफ को, फैमिली को शराब पीने के बाद, और शराब पीने से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, जिसकी वजह से शराब बंदी किया गया। चलिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इससे पहले किसी स्टेट में, भारत के किसी स्टेट में, किसी राज्य में शराबबंदी हुआ है क्या? अगर हुआ है तो उसका नाम नीचे लिख के कमेंट में बताएं आप, ठीक है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कहता क्या है कि गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाएं और उनकी नस्लों में सुधार करें। गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू, क्या वर्ड यूज किया गया है? दुधारू और वाहक पशु के वध पर क्या करना है? रोक लगाना है। तो आपसे ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाहक और दुधारू पशु, इनके वध पर क्या लगाना है? रोक लगाना है। और ये किसका कर्तव्य होगा? ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार इस तरह का कदम उठाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उदारवादी। उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी में सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्टिकल 44। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, और नागरिकों के लिए एक जो समान सिविल संहिता है, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? अभी कहाँ पे है? ये गोवा में ये लागू है। ये कौन सा? 1961 शायद है, 1961 का ये लागू है। क्लियर है? आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो आपका है गोवा राज्य। क्लियर है? आर्टिकल 45 क्या कहता है? राज्य प्रारंभिक सेवावस्था की देखरेख सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु न पूर्ण कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। ये कब ऐड किया गया? 86वें संविधान संशोधन। इसके तहत बोला गया कि राज्य प्रारंभिक सेवा व्यवस्था की देखरेख करेगा सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष तक की वायु न पूर्ण कर ले। तो 6 वर्ष की जब तक वायु पूर्ण न कर ले, ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वो उस बच्चे का देख रेख करेगा। और इसे ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। और ये किससे संबंधित है? शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। ये ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि, आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। तो आप देखते हैं कि रह करके जो सरकार है यूरिया से संबंधित चीज़ें या फिर बहुत सारी जानकारी दी जाती है, टेलीविज़न के माध्यम से भी राज्य सरकार जानकारी देता है, मिट्टी के बारे में कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। 48 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वाणिज्य जीवों की रक्षा। ये कब ऐड किया गया? 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट 49 क्या कहता है? कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो जितने भी हेरिटेज हैं उनका संरक्षण किस आर्टिकल में किया गया है? 49 में बोला गया है कि उनका संरक्षण भी किसका कर्तव्य होगा? राज्य सरकार का, और इसका कर्तव्य केंद्र सरकार को भी है, ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। क्लियर है? ये भी VVI था। 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिर आपका 49, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अनुच्छेद 51 क्या कहता है? कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच सामान्यजनक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के
आर्बिट्रेशन द्वारा समाधान करने का प्रयास करेगा। ये आपका दिया हुआ है 51 में। तो आई होप कि आपको सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे तो आप एक बार दो बार इसे पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि और जो भी आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे आर्टिकल्स में हमने टिक कर दिया है जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे सेशन को आप शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ हमारे लिए 2 सेकंड निकालना है और हमारे चैनल को शेयर कर देना है, साथ ही सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे डिस्कस कर रहे हैं हम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाग 4 से अतिरिक्त निर्देश, ठीक है ना, क्या कोई ऐसा है जहां पे इससे संबंधित डीपीएसपी संबंधित से कोई और आर्टिकल संविधान में दिया गया है, उन पे हम भी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्या कहता है, अनुच्छेद 335 ये भाग 16 में ऐड किया गया है। और ये क्या कहता है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, ठीक है। तो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या करना है, दावा करना है। तो इसी के तहत आप देखेंगे कि इसी के तहत जो SC ST हैं, SC ST ये सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों को दावा, मतलब बहुत सारे रिजर्वेशन टाइप का चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 350A जो भाग 17 में दिया गया है, ये क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। और तो प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में शिक्षा देना है आपको, तो ये मातृभाषा में देना है। और ये किस में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 350A में। और इसका कर्तव्य भी किसका होगा, ये राज्य सरकार का होता है। क्लियर है? राज्य सरकार का होता है। अनुच्छेद 351A में भाग 17 में क्या है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो प्रयास किस लिए करना है, हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करना है। और ये भी दायित्व किसका है, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य क्या करेगा, बढ़ावा देगा, प्रयास करेगा मातृभाषा को, हिंदी भाषा के विकास के लिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हमें देखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, जो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बीच में अगर टकराव होता है तो कैसी स्थिति बनती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चंपकम दोराई राजन मामला 1951। क्या कहता है ये, यदि FR फंडामेंटल राइट्स DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच कोई संघर्ष होता है तो मूल अधिकार को DPSP पर वरीयता दिया जाएगा। तो चंपकम जो दोराई राजन है उसमें ये बोला गया कि अगर FR और DPSP के बीच में अगर टकराव होता है तो वरीयता किसे दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा आपको फंडामेंटल राइट्स को, और नीचे रखा जाएगा DPSP को। क्लियर है? नेक्स्ट और क्या कहता है, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद DPSP में संशोधन कर सकती है। और ये भी कहता है कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद क्या कर सकती है, DPSP में संशोधन कर सकती है। फिर हम देखते हैं गोलकनाथ मामला 1967, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस, भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब आया था, किससे संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ ही सकते होंगे कि इतना कंटेंट बनाना, आपके सामने रखना, आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है सेम उस तरह का कंटेंट बनाना, अलग अलग JSSC के लिए अलग और एग्ज़ाम्स के लिए अलग। तो ये स्पेशली हमने JSSC के लिए बनाया है और ये बहुत प्रयास से बनता है।
आपको सिर्फ क्या करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारे वीडियो पे व्यू ज़्यादा आता है या फिर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं, जिससे और हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं गोलकनाथ मामला 1967 क्या कहता है, डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब डीपीएसपी के लागू या फिर लागू करने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। मूल अधिकारों में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब देख रहे हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या कहता है कि संसद संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। जो संसद है वो संवैधानिक संशोधन के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 31C को शामिल किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39B में, और अनुच्छेद 39C को लागू करने हेतु बनाए गए कानून को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको ये वाला पॉइंट ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि संसद संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भी मूल अधिकार को संशोधन कर सकती है। साथ ही कानून को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19, 21 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कहता है, इस प्रकार संविधान संशोधन करके नीति निर्देशक तत्वों को दो मूल अधिकारों अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 पर वरीयता दी गई है। मतलब अगर हम देखें कि 14 और 19 में कौन बड़ा है, आर्टिकल 14 और 19 या फिर डीपीएसपी, तो आप ये जान लीजिए कि डीपीएसपी क्या है, यहाँ पे बड़ा है। तो कह रहा है कि इस प्रकार संसद ने संविधान संशोधन करके नीति निर्देशक तत्वों को दो मूल अधिकार 14 और 19 पर क्या दिया गया है, वरीयता दिया गया है। आपसे एग्जाम में सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु बनाई गई विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु बनाई गई, अगर कोई कानून बनाया गया है, विधि बनाया गया है, नियम बनाया गया है, तो आप उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में और आगे भी आने की पूर्णतः संभावना है। कहता क्या है कि संसद द्वारा 24वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को शून्य असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु बनाई गई विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा क्या है, संविधान की मूल संरचना है। तो इसे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संसद द्वारा 24वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु बनाई गई जो विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका समीक्षा संविधान की मूल संरचना का क्या है, हिस्सा है। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या है, तो किसी भी डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए कोई भी कानून शून्य नहीं होगा। यदि वह यह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है तो डीपीएसपी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर प्रधानता दी। ठीक है? तो हम जैसे डिस्कस किए थे कि अगर 14 और 19 वर्सेस डीपीएसपी है तो डीपीएसपी क्या रहेगा, वो ऊपर रहेगा। क्लियर है? यह संविधान संशोधन केशवानंद भारती मामले के निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु लाया गया था। ठीक है? एक और लास्ट है मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में आया था। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिनर्वा मिल्स कब आया था। ज़्यादातर आपसे टाइम पीरियड ही पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है और ये कब आया था। क्लियर है ना? तो मिनर्वा मिल्स 1980, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
संविधान के 42वें संविधान संशोधन उपरोक्त प्रावधान शून्य और असंवैधानिक घोषित किए गए। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। तो घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्लस मौलिक अधिकारों का पूरक, मौलिक अधिकारों के पूर्ण और उचित क्रियान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाना, विपक्ष की सरकार को संचालन में पर प्रभाव और नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है। सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करना आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में है, प्लस सरकार के पथ प्रदर्शक या दार्शनिक और मित्र है। तो ये क्या था आपका डीपीएसपी। और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे या फिर जो हमें समझने की चीज़ें थी उस पर हमने सारा डिस्कस कर लिया है। और यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल भी एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि इस वीडियो को आप 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड मोड में, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर कोई प्रश्न फिर भी आपको ऐसा हो कि जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और आपसे एक ही अनुरोध है हमारी कि आप हमें हमारी वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई